एलएसी पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारत ने किया स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, जहां पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आगाज हो चुका है। डिफेंस एक्सपो का यह 12वां संस्करण है जो कि गांधीनगर में यानी गुजरात की राजधानी में हो रहा है। और खास बात यह है कि इस बार डिफेंस एक्सपो में सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी कंपनियां ही हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सेनाओं को सशक्त करने के साथ साथ अब दुनिया को हथियार सप्लाई भी करेगा भारत। और इसीलिए इस बार सिर्फ स्वदेशी कंपनियों को ही मौका मिला है कि वो इस डिफेंस एक्सपो में यानी कि डेफ एक्सपो 2022 में हिस्सा ले सकती हैं। विदेशी कंपनियां सिर्फ वही हिस्सा ले सकती हैं जिनका किसी भारत की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है या सब्सिडरी कंपनी है या फिर उसका खुद का अपना कोई ऑफिस यहाँ पर है यानी कि भारत में है, वही विदेशी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है। और इस बार जो डिफेंस जो एक्सपो है उसमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है भारत की सेनाओं के लिए जो बहुत ज़रूरत है, जैसा कि हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में और साथ ही आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ था उनमें किस तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर खास जो आकर्षण है इस बार की रक्षा प्रदर्शनी का यानी कि डिफेंस एक्सपो 2022 का, वो ड्रोन्स हैं, काउंटर ड्रोन्स हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ये देखिए बड़े बड़े ड्रोन्स यहाँ पर रखे गए हैं इस डिफेंस एक्सपो में। एबीपी न्यूज़ भी इस वक्त डिफेंस एक्सपो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ मौजूद है। 1 लाख स्क्वायर मीटर में ये इस बार का जो डिफेंस एक्सपो है वो आयोजित किया गया है। अब तक का माना जा रहा है कि जो पिछले 11 संस्करण जो हुए डिफेंस एक्सपो के उसमें सबसे बड़ा ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रहा है। 18 से 22 अक्टूबर के बीच में ये डिफेंस एक्सपो हो रहा है। 19 अक्टूबर यानी कि बुधवार को इसका इनॉग्रल समारोह है यानी कि उद्घाटन समारोह है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। और जरा से देखेंगे कि हम लोग कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे कि किस तरह से टैंक से लेकर, तोप से लेकर, मिसाइल से लेकर ये बड़े बड़े बम यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी हमें दिखाई दी है। यहाँ पे तोप यहाँ पे हमें दिखाई दी, अनमैन्ड गाइडेड जो व्हीकल है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये अभी यूएवी जो है वो आसमान में होता है, लेकिन उसी तरह का कि बिना रिमोटली चलने वाला ये गाड़ी यहाँ पर, ये सेना की गाड़ी इस जगह। और ख़ास बात देखिए यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं। 73 देशों के विदेशी प्रतिनिधि तो आए हैं। भारत के पूर्व डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जिनके नेतृत्व में जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान के खिलाफ की थी, पीओके में की थी, वो खुद यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि वर्ष 2016 में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद से पिछले 6 सालों में किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है इन्हांसमेंट हो रहा है, किस तरह से हमारी सेनाओं को और हम लोग उनको और मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए ही यहाँ पर ये सब लोग आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरी प्रदर्शनी को देखने के लिए और पूरी नज़र बनाए रखने के लिए कि कौन कौन सी तकनीक ऐसी है जो हमारी देश की सेनाओं के लिए, सैनिकों के लिए हो सकती है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ड्रोन, देखिए कितने बड़े बड़े ड्रोन्स यहाँ पर हैं। ये ड्रोन्स हैं, इतने बड़े ड्रोन्स हैं यहाँ पर। और क्योंकि अब देश में 5G भी लॉन्च होने वाला है, इसीलिए 5G का भी स्टॉल अलग से है कि किस तरह से सेनाओं की मदद कर सकती है ये डिफेंस में 5G, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इन इंडियन डिफेंस 5G किस तरह से मदद करेगी भारत की सेनाओं को, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी सेनाएं हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं 5G को। लेकिन अब भारत में किस तरह से डिफेंस में इस 5G का इस्तेमाल हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। आम लोग तो इस्तेमाल करेंगे ही फ़ोन में, लेकिन हमारी सेनाएं किस तरह से इस्तेमाल करेंगी उसके लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और उसी के लिए यहाँ पर ये बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं। 1340 कंपनियाँ जो हैं इस बार इस डिफेंस एक्सपो में शिरकत कर रही हैं। ये नेवी का नेवल यानी कि जोन है, यहाँ पर नौसेना से जुड़े हुए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल्स रखे हुए हैं, इस जगह रखे हुए हैं। और अगर आगे चलेंगे तो पूरा DRDO के ये जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देश की सबसे बड़ी रक्षा संस्थान है, जो कि देश की सेनाओं को मजबूत करने में मदद करती है। ये देखिए कितने यहाँ पे ड्रोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के भी हैं, DRDO के भी हैं, भारत फौज के हैं यहाँ पर। ये देखिए टाटा कंपनी का ड्रोन है, ये एडवांस लोइटरिंग सिस्टम्स है, एडवांस लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम यानी कि आत्मघाती ड्रोन जिनको हम लोग बोलते हैं, कि इनमें हम लोग नीचे इसमें कोई भी बम लगा सकते हैं, कोई भी एक्सप्लोजिव लगा सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में कि किस तरह से ड्रोन्स ने टैंक्स को, मिलिट्री व्हीकल्स को किस तरह से तबाह किया था, उसी तरह की जो ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं यानी कि चलता फिरता ड्रोन है, ये जाकर दुश्मन के टैंक के ऊपर गिर सकता है, आत्मघाती ड्रोन जिसको बोलते हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो भारत, क्योंकि भारत का चीन के साथ एक पिछले 2-2.5 साल से विवाद चल रहा है और चीन काफ़ी माना जाता है कि टेक्नोलॉजी के लिए, ड्रोन्स के लिए, काउंटर ड्रोन्स में काफ़ी उसने
महारत हासिल कर रखी है। इसीलिए भारतीय सेना भी अब कोशिश कर रही है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है, वो भारत के पास होनी चाहिए। ये छोटे छोटे माइक्रो ड्रोन्स हैं, यहाँ पर देखिए, ये इतने छोटे बग की तरह ड्रोन्स हैं जिनका पता भी नहीं चलेगा अगर आसमान में होते हैं तो। ये सारे ड्रोन्स हैं। तो इस बार का मुख्य आकर्षण जो है इस डिफेंस एक्सपो का, वो ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स ही है। और इसीलिए कैमरामैन वेद पांडे को कहूँगा पीछे देखें, ड्रोन्स हैं। तो ये यहाँ पर आयोजित की गई है। ये जो एग्जीबिशन है, यानी कि जो डिफेंस एक्सपो 2022 है, ये पहले मार्च के महीने में आयोजित होनी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध का चल रहा था, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और उसके बाद ये अब राजधानी गांधीनगर, यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित की गई है। ऐसे समय में की गई है ये डिफेंस एक्सपो जब भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है और चीन लगातार जो है गलवान घाटी की हिंसा को लेकर वो अपनी डींगे बगाड़ता रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत की जो सेनाएं हैं वो अपने आप को मजबूत करें, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हैं, वो भारतीय सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना किस तरह से उनको अपना सकती है, अपने सैनिकों को कैसे मजबूत कर सकती हैं, उसके लिए ही ये यहाँ पर ये आयोजित की गई है। ये वर्चुअल सिमुलेटर है जहाँ पर बैठ के सैनिक देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो यहाँ पर उनको देख सकते हैं। सिमुलेटर यानी कि आप एक्चुअल किसी वेपन को फायर करने से पहले उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो सिमुलेटर पर होती है। तो वो यहाँ पर ये जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर इसकी जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से ये सिमुलेटर काम करता है। ये जो होगी प्रदर्शनी जो है, रक्षा प्रदर्शनी 2 हिस्सों में हो रही है। जहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले वेपन्स का जो है, हथियारों का, मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, वो हो रहा है गांधीनगर के हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में। और साथ ही कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, क्योंकि 73 देशों के जो मंत्री हैं और प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 33 देशों के, अफ्रीकी देशों के मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो सब होंगे महात्मा मंदिर में। वो दूरी गांधीनगर में ही है, करीब ही है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। भारत जो है अफ्रीका को एक बड़ा जो है हथियारों का बाजार मान रहा है, मित्र देशों को हथियार सप्लाई करना चाहता है। जैसे हमने देखा आर्मेनिया के मंत्री यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ बातचीत खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया को भारत ने अपने वेपन्स दिए भी हैं। भारत दे चुका है, अपनी रडार दे चुका है, स्वाति रडार दे चुका है, और आने वाले समय में और भी माना जा रहा है कि और हथियारों की सप्लाई कर सकता है। इसीलिए क्योंकि भारत का साफ कहना है कि अब मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड भी भारत जो है बनना चाहता है रक्षा क्षेत्र में। और उसी के लिए ये हथियारों की प्रदर्शनी, जो माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होती है, उसका आयोजन यहाँ पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत का चीन के साथ टकराव हुआ था, उस वक्त चीनी सेना जो थी, चीनी सैनिक जो थे, वो अपने हमवीज़ में आए थे, यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलकर आए थे। और जो भारतीय सैनिक थे उनको मोबिलिटी में, यानी मूवमेंट में, ऐसे इलाकों में, लद्दाख में, हाई अल्टीट्यूड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जो क्योंकि भारत के पास जो गाड़ियाँ, वो BMP मशीन, रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स थी, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और मूवमेंट काफ़ी धीरे होता था। इसलिए अब पिछले 2-2.5 साल में जो भारत की डिफेंस कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी खुद की आर्मर्ड व्हीकल्स बनानी शुरू की है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर जहाँ चल रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो देखा अशोक लीलैंड, जो कि भारत की एक जानी मानी कंपनी है, पहले से ही है, उसने अपनी जो खुद की आर्मर्ड व्हीकल्स तैयार की हैं, जिसे LBPV यानी कि लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल जो है, 4x4 है, ये इसीलिए तैयार की है ताकि जो हमारे सैनिक हैं उनकी मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट जो होगी बहुत तेज़ होगी। युद्ध के मैदान में कहीं पर भी जाना हो उनको, हाई अल्टीट्यूड में भी जा सकता है। आखिरकार किस तरह से ये LPVV और अशोक लीलैंड जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है, भारत की सैनिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूत कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अशोक लीलैंड के अधिकारी हैं, राजेश हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो इस LBPV की खासियत और किस तरह से अशोक लीलैंड जो कंपनी है वो भारत के सैनिकों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान कर रही है। नमस्कार, हमारा जो कंपनी है अशोक लीलैंड, ये मोबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस और नेवी के लिए, वो सारा पैरामिलिट्री के लिए भी हम सप्लाई कर रहे हैं। अभी ये जो गाड़ी है LBPV, ये हमारा लाइट बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इसमें खासियत ऐसा है कि ये जो गाड़ी है ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल है, एंड इसके ये जो गाड़ी में हमारा ECAS लगाया है, विच मीन्स ये जो सस्पेंशन है वो ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये CTS है, इसमें वो जो टायर इन्फ्लेशन के लिए ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा पावर व्हीकल है। इसमें जो पावर साइकिल है इसका 165 हॉर्स पावर का इंजन लगाया है इसमें।
इसमें 2 वेरिएंट्स आता है, इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी है। एंड इसे और दूसरा खासियत ऐसा है कि ये जो 4+2 सैनिकों के लिए बराबर है, क्योंकि बैठ सकते हैं, 2 आगे बैठ सकते हैं, ड्राइवर 2 आगे, और ऊपर में हमारा फायरिंग पोर्ट्स भी है, खड़े होके भी काम कर सकते हैं। ये जो पीछे का है, इसमें 4 सैनिकों बैठने के लिए जगह है। इधर बैठ के इन लोगों इधर से फायरिंग भी कर सकते हैं। ये फायरिंग, इसका फायरिंग पोर्ट है, इधर से कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सैनिक होंगे जो अगर कहीं लड़ाई युद्ध के लिए जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके पीछे जो लोड बॉडी हमने कराया है, इसमें थोड़ा अम्यूनिशंस भी रख सकते हैं इधर पे। यस, एंड इसका और एक दूसरा खासियत ऐसा है कि इसका इंजन जो है वो पूरा बीच में लगा है। तो उससे क्या होता है बीच में लगने से? बीच में लगने से अगर कोई अटैक होता है, वो इंजन जो आगे से अटैक होता है तो इंजन का कुछ नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। ये पूरा इंजन बीच में लगा है, सो वो पूरा वो ट्रांसमिशन सिस्टम और पावर ट्रेन पूरा बीच से वो चारों मिल के आ रहा है। सो ये जो 4x4 वेरिएंट है, इसके बड़ा वेरिएंट भी हम बनाते हैं, उसका वी कॉल इट एज मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। राजेश जी, ये क्या हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में पहाड़ों पर तैनात रहती है, तो वहाँ पर भी मूवमेंट में काम आ सकती है? एक्चुअली ये जो व्हीकल है, ये सारा हमारा पूरा डेजर्ट एरियाज़ और हायर ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में भी वो पूरा ट्रायल्स कर चुका है। एंड अभी तो हम 9 व्हीकल इंडियन एयरफोर्स को दिया है और 26 गाड़ियों का अभी भी ऑर्डर हम तैयार कर रहे हैं, इसी साल में कर देंगे। एयरफोर्स को? हाँ जी। जैसे अभी वो पुलवामा में अटैक हुआ था, एयरफोर्स ऑल्सो नीड सम व्हीकल, वो जो सैनिकों की मूवमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, दे कैन ऑल्सो डू द सर्विलेंस आउट देयर। तो ये हमारे साथ राजेश जी हैं, जो अशोक लीलैंड के बड़े अधिकारी हैं, जो बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो सैनिक हैं पेट्रोलिंग कर सकें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर पर अपना पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे सैनिक करते हैं, लद्दाख में, कश्मीर में करते हैं, और डेजर्ट में भी कर सकते हैं, राजस्थान में भी कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने इस तरह से तैयार किया है इस लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल को कि उसका जो इंजन है, जैसे अमूमन गाड़ियों में इंजन आगे होता है, लेकिन इसका बीच में है, पीछे की तरफ है, क्योंकि जब अटैक होता है सामने से किसी मिसाइल से या किसी और बम से, तो वो सामने होता है, जो गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन इसकी जो इन्होंने बनाई है 4x4 ये गाड़ी, इसका इंजन बीच में है और 6 सैनिक आराम से बैठ सकते हैं इसमें, 2 सैनिक आगे एक ड्राइवर के साथ, और 4 ऐसे बैठ सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो अपनी गन से पोजीशन भी ले सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं, ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। और एक और बात कि भारतीय वायुसेना, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी अपने जो एयरबेस है या फिर अपने जो उनका एरिया है वहाँ पर उनकी पेट्रोलिंग होती है अपने बेसिस की, तो उसके लिए भी ये गाड़ियाँ जो हैं एयरफोर्स ले रही है और आने वाले समय में और आर्म फोर्सेज ले सकती हैं। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, और किस तरह से जो अशोक लीलैंड है, हमने ये गाड़ी देखी, क्योंकि अशोक लीलैंड तो पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ियाँ हैं, उनकी सेना के पास भी गाड़ियाँ उनकी हम लोग देखते हैं। तो अब आगे किस तरह से आप फ्यूचर देखते हैं इस डिफेंस एक्सपो के बाद? ये डिफेंस एक्सपो में हमने अभी क्या किया, ये सारा T-72 टैंक्स है अभी इंडियन आर्मी के पास, उसका खुद वो आत्मनिर्भर भारत के लिए वो पूरा T-72 का टैंक्स हम उसका गियर बॉक्स हम बना रहे हैं, बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ड्राइव। हम लोग अभी 600 हॉर्स पावर का इंजन भी डेवलप किया है, वो तो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स फॉर द टैंक्स टुडे। और हम लोग अभी वो GS द जनरल सर्विस लाइट ट्रक भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है जीत 4x4। और जीत 4x4 इज़ गोइंग टू बी ए रिप्लेसमेंट। वो पूरा आत्मनिर्भर भारत की वजह से वो जो गाड़ी है वो पूरा इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसमें कोई इम्पोर्टेड वस्तु भी नहीं है, एंड पूरा इंडिया में बना है गाड़ी है। सो इसकी वजह से हमारा मोबिलिटी में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका थोड़ा आगे लेके जाए। और जब भी वो स्टैलियन कर रहे हैं, सुपर स्टैलियन कर रहे हैं, सुपर स्टैलियन में हमारा वेरिएंट है 4x4 से 12x12 तक। उसके बाद में हम लोग अभी आर्मर्ड व्हीकल बना रहे, मीडियम बुलेट प्रूफ, लाइट बुलेट प्रूफ, और उसके आगे हम लोग GS भी लॉन्च कर रहे हैं इस एक्सपो में। राजेश जी, हम लोग मान सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक हमने देखा था भारतीय सेना या आर्म फोर्सेज जो हैं अधिकतर जो विदेशी गाड़ियां हैं, विदेशी जो व्हीकल्स हैं, इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स इस्तेमाल करती हैं, तो आने वाले समय में हमारे देश की खुद बनी हुई स्वदेशी गाड़ियां ही इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे? ये तो आप लोग ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंपनी है करीबन 3 डिकेड के पहले से काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं 70,000 गाड़ी हमारा स्टैलियन व्हीकल अभी भी इंडियन आर्मी के पास है, अभी भी चल रहा है। एंड हम जो अभी मोबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं
उसका बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस जो आ रहा है आगे, उसका मोबिलिटी पोर्शन अभी अशोक लेलैंड से आएगा। एंड वो जो गन माउंटेड सिस्टम्स वगैरह होगा वो दूसरा कंपनी यानी PSUs वगैरह डाल देंगे उसमें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अशोक लीलैंड जैसे हम लोग जानते ही हैं, चाहे ट्रक हो चाहे सेना के ट्रक हो, हम लोग बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने कि बड़े लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय सेना के जो ट्रक्स होते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं, वो अशोक लीलैंड के ही हैं, जो स्टर्लिंग जिसका नाम बताया उन्होंने। और अब जो है वो आर्मर्ड व्हीकल्स में भी अब अपना कदम रख रहे हैं और उन्होंने रख दिया है। एयरफोर्स को गाड़ियाँ सप्लाई करना शुरू कर दिया है और अब आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भारत की और जो सशस्त्र सेनाएँ हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे पेट्रोलिंग करने के लिए कर सकती हैं बॉर्डर्स की, या फिर जो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकती है हमारे देश की सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में जब भारत का चीन के साथ टकराव शुरू हुआ था, यानी कि मई जून 2020 में, तब भारत को बेहद ज़रूरत पड़ी थी कि किस तरह से जो टैंक्स हैं उनको उस पूर्वी लद्दाख एरिया में ले जाया जाए, क्योंकि चीन के पास जो तो पहले से ही बहुत लाइट टैंक्स थे जो कि वहाँ पर उस एरिया में पूर्वी लद्दाख में वो उन्होंने तैनात कर दिए थे। लेकिन भारत के पास जो थे वो पुराने रशियन टैंक्स थे, चाहे T-90 टैंक्स हो या फिर और दूसरे टैंक्स जो हों, वो बहुत पुराने थे और उनको बहुत ले जाने में बहुत मुश्किलात आई थी। ऐसे में भारतीय सेना अब लाइट टैंक्स की खोज कर रही है कि लाइट टैंक्स किसी तरह से भारतीय सेना को मिल सके। और उसके लिए ही अगर हम लोग डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में जो चल रहा है तो हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कई कंपनी ऐसी हैं जो कि लाइट टैंक्स जो भारत में बनाने जा रही हैं। ऐसी एक L&T कंपनी है जो कि जानी मानी कंपनी है डिफेंस सेक्टर में भारत की, और वो ये लाइट टैंक्स जो है वो बनाने की तैयारी कर रही है। ये जो लाइट टैंक्स देख रहे हैं हम लोग, जो लाइट आर्मर्ड व्हीकल है, ये दरअसल फिलीपींस के साथ मिलकर तैयार किया है, L&T ने तैयार किया है। लेकिन अब इस टैंक के अलावा भी और दूसरे लाइट टैंक्स खुद अपने स्वदेशी जो लाइट टैंक्स है उसको डिज़ाइन और डेवलप खुद L&T कंपनी कर रही है। L&T कंपनी वही है जिसकी K9 वज्रतोप पहले से ही भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है, जिनका इस्तेमाल जो था तैनाती की गई थी पूर्वी लद्दाख में की गई थी। जब चीन के साथ टकराव शुरू हुआ तो उस वक्त जो भारत के पास जो तोपें थीं वो वहाँ ले जाने में काफ़ी उनको दिक्कत आ रही थी। भारत ने पहले ही 100 जो तोपें थी जो कि K9 वज्रतोप थी वो L&T कंपनी से ली थी, और L&T कंपनी ने दक्षिण कोरिया की कंपनी के साथ मिलकर यहाँ भारत में तैयार की थी। ये K9 वज्रतोप जो थी भारत ने जो ली थी वो रेगिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने के लिए ली थी। लेकिन जब 2020 में भारत का चीन के साथ टकराव हुआ तो भारत ने इन जो K9 वज्रतोप थी इनमें विंटर किट्स लगा के, यानी कि विंटर किट्स को लगा के, यानी कि किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड में ठंडे इलाकों में किस तरह से उनको तैनात किया जाए, उसके लिए वहाँ पर तैनाती की। और यही वजह है कि अब भारत जो है 100 और जो तोपें हैं जिनमें पहले से ही विंटर किट लग के आएगी वो L&T कंपनी से लेने जा रहा है। इसीलिए जो L&T कंपनी है वो जो डिफेंस एक्सपो है वहाँ पर एक बड़ी अपने जितने भी हथियार हैं उन सब के साथ यहाँ पर उतरी है, इस डिफेंस एक्सपो में उतरी है। चाहे फिर उनकी चाहे वो लाइट टैंक्स हों, तोप हों उनकी, या फिर जो DRDO या दूसरी जो भारत की जो PSUs हैं, डिफेंस PSUs हैं, उनके जो हथियार होते हैं उनमें किस तरह से मदद करती है, कंपोनेंट्स बनाने में मदद करती है, वो सारे जो साजो सामान है वो यहाँ पर ये L&T कंपनी यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है।